So, hello everyone, this is Fast Track Nishan. This is the second part of this placement series of the Bits by Nishan show. इसमें हमने पहले पार्ट में देखा कि बहुत सारे हमने डिस्कशन की कि हमारा फर्स्ट ईयर कैसा होना चाहिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. बट अब जिनके लिए वो रिलेवेंट नहीं है उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में. जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो कैसे होनी चाहिए, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो लेट्स स्टार्ट. उससे पहले डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज. सो हेलो एवरीवन, दिस इज फास्ट निशान. वैसे तो आप लोग इस सेशन की बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. फाइनली वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम श्रेय भैया टू द शो बिट्स बाय निशान. So first of all, hello everyone. I am Shreya Jain, BTech third year computer science from JSPM college. वैसे तो बहुत सारे सेशंस मेरे अभी रिसेंटली ले रहा था मैं. So then Nishant approached and I'm glad to be here. थैंक यू सो मच. I'll be guiding you to I will just share my experience, share some of the insights which are helpful, like जो काम आएंगे आपको अपने प्लेसमेंट पीरियड तक आने में. एंड क्योंकि ये पीरियड थोड़ा सा फेस कर चुका हूं मैं एंड 2-3 कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है हर मोड में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो. तो या थोड़े से पॉइंट्स हैं जो बहुत एक लाइक लार्ज इंपैक्ट कर सकते हैं आपके प्लेसमेंट प्रोसेस में. तो बस इसी में मैं गाइड करना आया हूं. सो अब तक तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बट अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जो हमारा एट द एंड ऑफ दिस इंजीनियरिंग करियर टारगेट होता है कि प्लेसमेंट चाहिए भाई हमें. तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी. जब स्टार्ट ही नहीं करोगे तो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे इसकी क्या गारंटी. तो अब कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है. और अगर किसी ने स्टार्ट कर भी दिया तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं. कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अरे भाई कल से करेंगे, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट चिल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हमें क्या इतनी पड़ी, करेंगे आराम से. तो ये सारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. तो इन्हें कैसे फेस किया जाए और इनसे ऑल टुगेदर एक अच्छा सा एक रोड मैप करके हम कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी लर्न करें और प्लेसमेंट तक पहुंचा जाए. सो भैया से जान लेते हैं उनकी प्लेसमेंट जर्नी कैसी थी, उन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से की, कौन से कोर्सेस वगैरह फॉलो किए, अब भैया बताएंगे. सो भैया. बिल्कुल. अब जैसे कि हमारी कहानी आगे बढ़ रही है, सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है, थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है. एंड मेरे हिसाब से थर्ड ईयर स्टार्टिंग इज द बेस्ट फेज टू स्टार्ट विथ योर प्लेसमेंट जर्नी. आपके पास सिर्फ 2 सेमेस्टर रहते हैं. उन 2 सेमेस्टर में आपको कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, आपको खुद की भी पढ़ाई करनी है. एंड खुद की पढ़ाई का मतलब ये कि आपके डोमेन की पढ़ाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ में चलती रहनी चाहिए, जो आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी. तो जैसे जैसे आगे आप बढ़ जाएंगे वो साथ साथ में 2 सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करनी है. साथ में आपको ये भी सर्च करना है कि कौन सी कंपनीज मेरे कॉलेज में आएंगी और क्या क्या जॉब रोल लेके आएंगी. अब जैसे मेरा थर्ड ईयर चालू हुआ था, वो तो ऑनलाइन ही चल रहा था, कॉलेजेस हम लोग आए नहीं थे उस टाइम तक. तो मैं कहूँगा कि जैसे हर डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा रहेंगे एंड आप डिस्ट्रैक्ट होगे भी. मैं भी हुआ था, घूमना फिरना चालू था, चिल लाइफ चालू थी. बट जैसे जैसे समझ में आने लगा ना कि कंपटीशन बहुत है, वैसे वैसे थोड़ा सा क्लैरिटी आती दिमाग में कि हमें ये भीड़, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भीड़ से उठना है. भीड़ से उठने का सबसे मेन मोटिव ये है कि आपको जब कंपनीज लेने आएंगी और वो पूछेंगे कि बाकी बच्चों से अलग कैसे हो, तो आप बताते आना चाहिए कि हाँ भैया ये मुझे आती है और बाकियों को नहीं आती. तो सेकेंड ईयर में एक मेन पॉइंट एक रह गया था विच वाज क्लब्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. सो या तो जैसे मैं बता रहा था कि क्लब्स जो ज्वाइन करने का टाइम होता है, क्लब्स में काम करने का टाइम होता है, दैट इज सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर. क्योंकि थर्ड ईयर से आपकी प्लेसमेंट की जर्नी चालू होती है, आपकी वहां से प्रिपरेशन की जर्नी चालू होती है. तो जब आप सेकेंड ईयर में आप देखते हो कि मेरा क्लब्स कौन से ज्वाइन है, मेरी जो दूसरी एक्टिविटीज है वो सब मेरी कितनी है, तो वो आपके रेज्यूमे पे शो करेगा. उस रेज्यूमे को जब आप पूरा डिजाइन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए कि मेरा. एंड जब क्लब ज्वाइन करते हो आप तो आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप एक्सपीरियंसेस में लिख सकते हो अपने. तो उस क्लब में आपने काम किया, क्या काम किया, वो भी आप मेंशन कर सकते हो. तो जैसे ही थर्ड ईयर आता है, हमारा प्लेसमेंट का जर्नी चालू होता है. वो 2 सेमेस्टर में आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी. आपको प्लेसमेंट के बारे में जानना होता है, प्लेसमेंट कैसे प्रोसेस होता है, उसका कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या पहले सीखना पड़ेगा. तो अगर मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट प्रोसेस और प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो 3 से 4 फेजेस रहते हैं हर प्लेसमेंट के. राउंड 1 दैट इज एप्टीट्यूड और ऑनलाइन टेस्ट.
which is conducted on different platforms like HackerRank और ये वाले platforms पे conduct होते हैं. Second round is always your technical interview. अब technical interview भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. It depends upon the company. कौन सी कंपनी आ रही है, उनके कितने राउंड्स आएंगे, it is totally dependent on the company. Third round is your managerial round. वहाँ पे जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, एंड दैट इज आपका मिक्स ऑफ बोथ. वो नॉर्मल आपका HR इंटरव्यू भी ले सकते हैं या और टेक्निकल इंटरव्यू, दोनों मिक्स भी ले सकते हैं. वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट. एंड देन फाइनल जो राउंड होता है दैट इज ऑलवेज HR इंटरव्यू, जो HR के साथ बातें होती है कंपनी के बारे में और काम जो जॉब रोल है उसके बारे में, और आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स है कंपनी के, आप काम कैसे करेंगे, आप कब काम कर सकते हैं, शिफ्ट्स में काम कर सकते हैं कि नहीं. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मोस्टली में. तो ये जब आपको प्रोसेस मालूम चलता है तो आप एक एक पॉइंट के लिए प्रिपेयर करना चालू करते हैं. राउंड 1 क्लियर करने के लिए मुझे ये पढ़ाई करनी. अब राउंड 1 इज एप्टीट्यूड. उसके लिए आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर सेकेंड एंड थर्ड इंटरव्यू, थर्ड राउंड. उस टाइम पे एप्टीट्यूड पे इतना फोकस नहीं करना है जब थर्ड ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है. एप्टीट्यूड इज सिंपल मैथ्स, क्विक मैथ्स, ठीक है. उसमें आपको लर्निंग वाली चीज नहीं है सर, ठीक है. उसमें आपको प्रैक्टिस. सो जैसे मैं कह रहा था, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपको एप्टीट्यूड पे फुल फोकस नहीं करना है कि आप वहीं से सिर्फ एप्टीट्यूड पे स्टार्ट करें. आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में फोकस करना है आपके कोर सब्जेक्ट्स का. आप कोर सब्जेक्ट्स में आई मीन विथ योर कोडिंग राउंड्स. कोडिंग राउंड्स के लिए आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना चालू करना है. अगर आप नेटवर्क्स के लिए कोई कंपनी आ रही है, दूसरे डोमेन के लिए कंपनी आ रही है, तो नेटवर्क्स की तैयारी कीजिए. कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आता है हमारे पास, उस पर फोकस कीजिए. आपका जो जॉब रोल आता है या जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लाउड हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, आपका नेटवर्क्स हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया, तो जितने भी टाइप के, जितने भी डोमेन की जो भी कंपनी आती है, उसके लिए हमें उसके इंटरव्यूज के लिए तैयारी करनी. अब उसके भी बहुत सारे तरीके हैं. इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने चाहिए, अलग अलग साइट्स है जहाँ पे आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. लॉजिक बिल्डिंग साइट्स होती है, तो वहां से प्रैक्टिस हमें चालू करनी है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में. क्योंकि एप्टीट्यूड पे अगर आपने ध्यान दिया तो आप एंड तक एप्टीट्यूड में घुस जाएंगे. वो ऐसी एप्टीट्यूड ऐसी चीज है कि जब सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उसका क्वेश्चन के आंसर देखना चालू किया तो लगेगा यार एक तो इजी चीज है, फिर आप उसी के प्रैक्टिस में लग जाओगे. आप फोकस अपने मेन कोर सब्जेक्ट्स पे नहीं कर पाओगे जो एक्चुअली आपको इंटरव्यू में करना है. तो मेरा मानना यह है कि स्टार्टिंग में आप उन कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए. कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़िए, कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग AIML पढ़िए, AIML डेटा साइंस की वो वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़िए. तो वैसे जो वो तैयारी होगी तो यू विल बी एबल टू क्रैक योर. जब जैसे ही वो टाइम आएगा थर्ड ईयर का एंड, उस टाइम तक आपके कोर कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी. तो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स पहले से उसकी तैयारी चालू कीजिए. एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना सॉल्व कीजिए, साथ साथ थोड़ा एडवांस एप्टीट्यूड, अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड में, उसको ढूंढ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए. तो जैसे जैसे आपका लास्ट फेज आएगा, उसके 3-4 महीने पहले आपने चालू किया, यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी नाइसली, क्योंकि वो फ्लो में आ जाएगा ना. मैथ्स फ्लो में आता है, क्विक मैथ होता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व फास्टली. तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो बेसिकली यही प्लेसमेंट प्रोसेस का आप टाइम डिवाइड कर लीजिए. मुझे कोर कंसेप्ट कहाँ तक पढ़ने हैं, 3 से 4 महीने इज द मिनिमम टू स्टार्ट विद योर एप्टीट्यूड, उसकी प्रैक्टिस चालू करने के लिए. और जैसे ही प्लेसमेंट आया, यू विल बी रेडी विथ योर एप्टीट्यूड के राउंड्स, यू विल बी रेडी विथ योर कोर कंसेप्ट्स. फाइनली मैनेजरल HR के लिए वो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बेस्ड रहता है, विथ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर बेस्ड रहता है. यू विल बी एबल टू क्रैक दैट ऑल्सो. तो ये तो हो गया एक बेसिक तैयारी के लिए. अब अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने कहाँ से या मैंने कौन से सोर्सेज से पढ़ना चालू किया या मैंने कौन से कोर्सेज पढ़े, कौन सी तैयारी की. सो अगेन आपको ऑनलाइन जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है दैट इज ऑनलाइन ओनली, करेक्ट. अलग अलग टाइप के साइट्स हैं. हैकर रैंक
कोड शेफ, लीड कोड, अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कोडिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लीड कोड, यही सारी साइट्स हैं जहां से आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डेली भी सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया, इट इज इनफ। आपको लॉजिक बिल्डिंग आ गई, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो लोग कोडिंग राउंड्स पे बहुत फोकस करती हैं। TCS, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फोसिस, ये वाली जो कंपनीज आती हैं, ये फोकस करती हैं आपके कोडिंग राउंड पे। सो अगेन, जैसे फाउंडेशन में आपका वर्बल, एप्टीट्यूड के एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं TCS में, एडवांस सेक्शन में आपको कोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, आपको TCS निंजा का पैकेज ऑफर करते हैं। अगर आपका एडवांस भी क्लियर हो गया, देन यू गेट अ डिजिटल ऑफ पैकेज, TCS डिजिटल का पैकेज। सो ऐसे 2 सेक्शंस उन्होंने अपने क्रिएट, एंड हर कंपनी में अपने अपने टाइप के ऐसे सेग्रीगेशंस होते हैं। एंड कोडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स हैं, वहाँ पे आप अपने अपने प्रैक्टिसेस चालू कर सकते हैं। एंड जब अगर आपको एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना हो, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना हो, इसके लिए भी साइट्स हैं। नहीं तो बेस्ट साइट इज यूट्यूब। सर्च फॉर इट, क्वेश्चन सर्च करिए, टॉपिक सर्च करिए, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं। वहां पे कुछ वीडियोस ऐसे भी मिलेंगे कि वो इटसेल्फ टाइमर लगा के देते हैं। वो क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, टाइमर लगेगा, यू सॉल्व इट, वीडियो चलता रहेगा, यू सॉल्व इट, टेक योर टाइम एंड यू कैन प्रैक्टिस लाइक दैट। सो इस वे में आप अपने एप्टीट्यूड और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं, तो मोस्टली जो जॉब रोल वो ऑफर करने आती है, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे ऑनलाइन टेस्ट में। जो अगर नेटवर्क्स की कंपनी आ रही है, यू विल नॉट एक्सपेक्ट कोडिंग क्वेश्चंस वहां पे आपके नेटवर्क्स के ऑनलाइन MCQ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट क्लियर होने के बाद उसी के बेस पे टेक्निकल राउंड्स, मैनेजरल राउंड्स, HR राउंड्स। सो इस वे में अलग अलग कंपनीज के अपने अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे। सो आप प्रिपेयर अकॉर्डिंगली वैसे ही कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, आप प्रैक्टिस वैसे ही कर सकते हैं। So yeah, that's it for the placements, I guess. उसके लिए इतना practice is enough. तो इससे हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो सर्विस बेस्ड या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम इजीली टारगेट कर सकते इतनी प्रिपरेशन से। बट अगर आपको हाई पैकेज चाहिए तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऑब्वियस है। ओके, लैंग्वेजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे भैया कि कौन सी प्रीफर करनी चाहिए? वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जनरल स्टूडेंट्स के बीच में, कौन सी लैंग्वेज आगे जाके इंटरव्यूज के लिए वगैरह वैसे। जैसे निशान ने भी लैंग्वेजेस का पूछा, रिसेंटली अभी मैंने जब बच्चों से इंटरेक्शन किया था, जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर के, उनको कंफ्यूजन रहता है लैंग्वेजेस कौन सी सिलेक्ट करें। तो आई वुड से कि इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द पर्सन। आप कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जावा, पाइथन एंड C++, दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस आई कैन से विच इज यूज्ड इन कंपनीज। कुछ कंपनीज होती है टोटली जावा बेस्ड होती है, तो वहां पे जावा वाले बंदे चाहिए रहते हैं। कुछ कंपनी C++ पे काम करती है, कुछ एंड मैक्सिमम कंपनीज पाइथन पे काम करती है। तो अब आप, अगर मैंने जैसे बोला कि पाइथन पे मैक्सिमम कंपनीज काम करती है, लोग सोचेंगे कि फिर मैं पाइथन ही सीखूं। जरूरी नहीं है। मैंने कहा है, जब आप बेसिक चालू करते हैं, C लैंग्वेज से चालू करते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के, उसके ऊपर अपग्रेड होता है C++। अपग्रेड होते 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 लैंग्वेजेस इजी हो जाती हैं। पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू स्टडी एंड टू वर्क ऑन, इसलिए बहुत सारे बच्चे पाइथन सीखते हैं एंड बहुत सारी कंपनीज उसी पे काम करती है, उसी पे प्रोग्राम करती है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप स्टार्ट करो C से। C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास कंसेप्ट्स आते हैं, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट होते हैं, ये आते हैं। तो जो कंपनीज जब आती है, वो आपसे कंसेप्ट पूछेगी इंटरव्यूज में आपको कोडिंग करने नहीं मिलेगा। कुछ कंपनीज बोल भी सकती हैं, इट इज नॉट गारंटीड, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो आपसे कोडिंग नहीं पूछेंगे, वो आपसे कंसेप्ट पूछेंगे। एंड सबसे मेन कंसेप्ट होते हैं ऊप्स के। तो जब वो पूछते हैं तो C++ एंड जावा आर द मेन फोकस इन इंटरव्यूज। बहुत सारी कंपनीज उसी पे पूछेंगी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऐसा भी होता है, जिस लैंग्वेज में आपने अपना काम किया है या उस पर प्रोजेक्ट्स किए हों,
अगर आपने मेंशन किया कि आई नो ओनली दिस लैंग्वेज, आपको इंटरव्यू उसी पे पूछा जाएगा। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको जैसे ही आपने मेंशन किया कि सर मुझे सिर्फ पाइथन आता है, वो आपको पाइथन के ऊपर ही सवाल पूछेंगे, वो आपको दूसरे लैंग्वेज से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो आपने मेंशन किया है आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट है, आपको वो चीज आती है। तो जब आप ये चीज बताएंगे, वो दूसरी चीज के बारे में नहीं पूछेंगे, उनको पता है कि लैंग्वेजेस आर ऑल सेम, बस सबके सिंटैक्स अलग होते हैं, किसी के थोड़े से कंसेप्ट्स अलग होते हैं, बाकी ऑल द लैंग्वेजेस आर सेम। सो जैसे तूने लैंग्वेजेस का क्वेश्चन पूछा, आई वुड प्रेफर कि आप अपना पहले टेस्ट कीजिए, उसमें प्रोग्राम करना स्टार्ट कीजिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, चेंज द लैंग्वेज, क्योंकि उसमें सिंटैक्स ही चेंज होगा, बाकी लॉजिक एंड एवरीथिंग विल बी सेम। सो या दैट्स योर आंसर। तो एट ऑल अगर इन लैंग्वेजेस का क्वेश्चन जैसे भैया ने बताया था, हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉजिक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एटलस वही इंटरव्यू में हम पूछने वाले, और जो सिंटैक्स की बात रही वो प्रैक्टिस के साथ हम इजी टू कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो अब आई गेस आपको बहुत सारे डाउट्स अभी तक आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी तक की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी और इंटरेस्टिंग जर्नी आनी बाकी है, क्योंकि आगे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, भैया के बारे में और जानेंगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हमें अभी रेज्यूमे स्टडी करना है। तो स्टे ट्यून, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब तक की ये सारी जर्नी थी प्लेसमेंट से रिलेटेड लेकर। अब हमने सारी चीज़ें देखी, प्रिपरेशन से लेके इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो अब बहुत सारे लोगों की ड्रीम्स कंपनी होती है, जैसे कि हो गए TCS, वेरिटास, न्यूटनिक्स, और इन तीनों का एक्सपीरियंस भैया के पास थे। हम इसे पैक्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बस हमें इसे अभी लेना है। तो अब ये जो सारी चीजें थी, ये हम एक शीट पे लेके आते, जिसे कहते हैं हम रेज्यूमे या फिर CV। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं भैया से कि भैया ने कैसे रेज्यूमे बनाए, या फिर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में वगैरह। तो उसके लिए हमें भैया का रेज्यूमे देखना होगा। सो लेट्स सी। बिल्कुल यार, जैसा निशान ने बोला कि रेज्यूमे एक ऐसी शीट होती है जिसपे आपका जो भी 3 साल का काम है आप उस पर दिखा सकते हैं, या सबसे पहला एक इम्प्रेशन जो आप अपने सामने वाले इंटरव्यू पे बना सकते हैं, दैट इज थ्रू रेज्यूमे। अब मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम एंड मोमेंट पे ही बनाना चालू करें रेज्यूमे, कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हों दिखाने के लिए तभी हम। मैं कहता हूँ यू स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे फ्रॉम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर से जैसे ही आपने अपना रेज्यूमे बनाना चालू किया, आप उस टाइम तक तो आप कुछ डाल नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, कि तब तक आपके पास इतना नॉलेज भी नहीं होगा, तब तक आपके पास इतनी सारी चीजें नहीं होगी उस पर शो करने के लिए। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप सेकेंड ईयर से अपना रेज्यूमे बनाना चालू करें, क्योंकि जब आप अपना रेज्यूमे बनाना चालू करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि बाकी लोग और बाकी जो रेज्यूमेज होते हैं वो लोग क्या क्या मेंशन करना चालू करते हैं। आप दूसरों के रेज्यूमेस पढ़ेंगे, दूसरों के CV देखोगे कि उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। तो जैसे जैसे वो देखना चालू करोगे, वैसे वैसे अपने CV को अपडेट करना चालू करोगे। एंड आज के टाइम में इतने सारे एप्स, इतने सारे वेबसाइट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री क्रिएटेड रेज्यूमेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सिंपली डाउनलोड करो या फिर सीधा ऑनलाइन उसको एडिट कर दो। वो एडिटेबल रेज्यूमेस भी होते हैं, एक ऑलरेडी टेम्पलेट बना होता है, उसमें सिर्फ आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने और कुछ नहीं डालना है तो सिंपली अपना नाम और नंबर डाल के और ईमेल एड्रेस डाल के भी छोड़ोगे, दैट इज ऑल्सो गुड। एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ, ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट करना है। क्रिएशन इज वेरी डिफिकल्ट बट एडिटिंग इज वेरी इजी। जब दूसरे का पास हमारे पास रेफरेंस रहेगा तब हम हमारे इस पे एडिट अच्छे से कर पाएंगे। दूसरे की चीज जो अच्छी लगी वही हमारे इसमें इंक्लूड करो। तो जब आप मल्टीपल रेज्यूमेस देखते हैं, आपको एक नॉलेज मिलता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे प्रेजेंट करना है खुद के रेज्यूमे को। अलग अलग रेज्यूमे से छोटे छोटे बिट्स उठा के अपने रेज्यूमे फिट करके अपना एक नया रेज्यूमे बन जाए। करेक्ट। सो रेज्यूमे पे क्या क्या शो करना चाहिए, क्या क्या दिखाना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले कुछ कंपनीज कहती हैं कि विद फोटो या विदाउट फोटो, सो दैट इज अगेन सिचुएशन बेस्ड। सो नाम, ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर लिंक्डइन आईडी। जब आप लिंक्डइन आईडी डालते हैं, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को जैसे आपने एडिट किया होगा
वहाँ पे लिंक, जैसे सबको पता होता है लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप बहुत सारी चीजें, अपनी जो अचीवमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्किल्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप अपनी लिंक्डइन आईडी शेयर करेंगे, उनके पास एक लिंक रहेगा जहाँ से वो आपको फुल्ली एक्सप्लोर कर पाए कि आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या स्किल्स है आपके पास, कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने पढ़ी हुई है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल आप क्रिएट, अगर नहीं हो तो बिल्कुल क्रिएट करके उसको अपडेट करना चालू कीजिए। अदरवाइज you can mention your link there, which is very helpful in your resume. Second thing, अगर मैं अपने resume को अगर segregation करूँ तो कुछ parts हैं, जैसे personal profile मैंने ऐसा लिखा है, it's a bit of summary कि what I want to become and what I am at present. So this is the summary of yourself कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं. So that is a short summary. Second is education, which is very important because when you are a fresher, आप अगर fresher हैं, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कम चीजें होती है रिज्यूमे पे, और आपके अचीवमेंट्स में क्या बता सकते हैं? आपकी एजुकेशन सबसे मेन, 10th, 12th एंड योर करंट एग्रीगेट जो आपका कॉलेज का चल रहा हो, दैट इज वन थिंग टू शो. सो दीज आर द मेन 3 आपके एजुकेशन के फॉर्मेट जो आप शो कर सकते हैं. एंड अगर इफ यू आर गोइंग वेल, आपका CGPA बहुत अच्छा चल रहा है, then you can even write your CGPA on that. So उससे उनको एक आइडिया मिलता है कि the student is consistent through his studies, academics में, and he's good for the job role, academics. Next thing, जब मैंने कहा था कि certification and courses जो हम करते हैं, तो जैसे जैसे आपके courses and certifications complete होते जाते हैं, वैसे वैसे you start mentioning in the resume. तो जैसे आप लिखते जाएंगे, एंड शॉर्ट में, उसका फुल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है हमें. जब आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्स का नाम आप मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट. जब वो आपके अलग अलग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन उस पे शो करेगा, दैट मींस यू हैव डन समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट डोमेन. एंड इट कम्स अगेन अंडर योर अचीवमेंट्स. एंड वो चीजें शो करती है कि हाँ आपने पढ़ाई की है आपके एकेडमिक्स से हटकर, आपके ट्रेनिंग्स है आपके पास, आपको कुछ जो काम वो लोग ऑफर करेंगे उसको करना आता है. तो दैट इज वन थिंग यू कैन शो ऑन योर रिज्यूमे. एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स आर स्किल्स, दैट इज टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. बोथ आर इम्पोर्टेंट. Technical skills में again you can show something which you can perform and which you have learned. तो उसके अंदर languages, अलग अलग topics, अलग अलग OS operating systems जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो सब चीजें आप शो कर सकते हैं. DBMS one of the main thing, database management system, वो आप शो कर सकते हैं, उस पे लिख सकते हैं. So these are the things you can mention. Next very important section is your projects. Projects जब आप mention करते हैं इंटरव्यूज में, अगर सपोज मैं बोलूँ कि इंटरव्यूज में सबसे मेन चीज हमें क्या करनी चाहिए, 40 मिनट्स 1 आवर लॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं. लोग उसमें क्या करते हैं? दे कम्युनिकेट, वो बातें करते हैं. इंटरव्यूअर एंड द कैंडिडेट, दे वो टॉक टू ऑन सम टॉपिक्स. अब वो टॉपिक्स पे बात करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर वो आपके रेज्यूमे के बारे में बात करेंगे तो आपके पास कुछ बोलने के लिए बातें होनी चाहिए ना. कैसे बताएं, क्या बातें होनी चाहिए? तो प्रोजेक्ट्स होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपका एजुकेशन होता है. ये सारी चीजें जब आप बात करना चलेंगे, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेल विद द इंटरव्यूअर. अच्छे से बात हो पाएगी उससे, एंड आपके पास एक कंटेंट रहेगा उसको बोलने के लिए. यू कैन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट इस ईयर में आया था, इस पे ऐसे काम किया था, इसमें ये चीजें यूज की थी. तो एक बात उसको समझ आएगी कि अच्छा इसको कंसेप्ट पता है, इनको टेक्नोलॉजी पता है जिसपे काम कर रहा है. तो प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ द मेन. कुछ बच्चों के पास प्रोजेक्ट्स नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. आप टीचर्स के पास जा सकते हैं, टीचर्स को बोलिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स आल्सो वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट्स. तो जब आप उनसे जाके पूछेंगे कि कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है या किसी चीज में असिस्टेंस चाहिए रहता है, यू कैन आस्क फॉर दैट. तो 3 साल में नहीं तो भी करके एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट तो आपके होने चाहिए. आई वुड रिकमेंड दैट, नॉट कंपल्सरी. जब 3 प्रोजेक्ट होंगे, उनको पता चलेगा कि आपने फुल 1 साल अच्छे से लिया है एक प्रोजेक्ट पे काम करने से, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू शो ऑन योर रेज्यूमे.
नेक्स्ट कम्स अगेन वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस डजंट नेसेसरीली मीन कि आप अपने कंपनीज में काम कर रहे होंगे. अब जैसे आई एम ऑल्सो द इवेंट हेड ऑफ कोडिंग क्लब ऑफ RSU. दिस इज आई एम वर्किंग एज अ क्लब मेंबर. मैं उस क्लब का हेड हूँ जो मैं काम करता हूँ. इट ऑल्सो कम्स अगर अंडर वर्क एक्सपीरियंस, मैं उस पर मेंशन कर सकता हूँ. करेक्ट. तो मेरे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर मैंने लिख भी दिया कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या काम किया है, दैट इज वेरी हेल्पफुल. इट शोज योर लीडरशिप स्किल्स, इट शोज योर डिटर्मिनेशन टू वर्क. तो हमें इंटरव्यू से बात करने पे मौका, उस चीज पर्टिकुलर चीज पे बात करने का मौका मिलेगा कि हाँ, आई हैड दिस एक्सपीरियंस, मैंने इस क्लब या इस कम्युनिटी में ये काम किया है. सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं उस पर. नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन और वेरी कॉमन थिंग इज टू मेंशन हॉबीज. जब आपके रेज्यूमे पे मैं सिंपली बहुत ऐसा सिंपल लैंग्वेज बोल दूंगा कि अगर कुछ नहीं है ना दिखाने को रेज्यूमे पे, हॉबीज डाल दो. हॉबीज डालने पे सबसे अच्छी ये बात होती है कि जो अपनी पसंद की चीजें हम जो बचपन से करते हैं ना, उसको मेंशन करेंगे तो उस पर बात करने का मौका भी मिलेगा इंटरव्यू में. आखिरकार हमें 1-1.5 घंटा इंटरव्यू से बात ही करनी है ना, ताकि उसको बताएंगे हमारे खुद के बारे में, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं. सो हॉबीज आर द वन ऑफ द मेन थिंग्स. सो ओवरऑल रेज्यूमे के ऊपर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे, कोई भी पॉइंट हो, एंड यू जैसे जैसे आप अपना काम करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको मेंशन करते जाइए. भले ही वो छोटी से छोटी चीज हो, लेकिन इट शोज कि आपने कुछ काम किया. आपको खुद को भी मालूम चलेगा कि दीज आर माय अचीवमेंट्स. So that is it with the resume, and I hope जितना जल्दी सबका रेज्यूमे बनेगा, you will be able to update that again and again. उसको अपडेट करते रहेंगे तो जैसे ही आपका प्लेसमेंट पीरियड आएगा, आपके पास एक अच्छा एक 1 पेज रेज्यूमे बन जाएगा, which will be helpful in your placement. थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस रेज्यूमे गाइडेंस. इसमें पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि आपको रेज्यूमे में एक्चुअली क्या डालना है, क्या नहीं डालना. अगर कुछ डालना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. आप जैसे भैया ने बताया कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए या फिर अपने हॉबीज़ भी डाल दिए तो भी चलेगा. और फर्स्टली जैसे आप कॉलेज में एंटर हो या फिर फर्स्ट सेकंड ईयर से रेज्यूमे स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए. वैसी बहुत सारी बातें. अब जैसे आपने भैया का रेज्यूमे देख लिया है तो उस वहाँ पे एक लिंक्डइन प्रोफाइल की एक लिंक होगी, तो उसे कॉपी करना और ब्राउजर में पेस्ट करना और भैया को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना. ये अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये मस्ट है करने के लिए, नहीं तो आप आगे मत देखिए. सो अब आगे बढ़ते. अब आगे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें जानने वाले भैया के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. वो उसमें आपको बहुत सारा कुछ टिप्स मिलेंगी, बहुत सारा फन होगा, क्योंकि भैया की जर्नी इस रही है, तो वही आपको शेयर करने वाले. लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यूज. टोटली 3 कंपनीज भैया ने ट्राई की है, TCS, वेरिटास एंड न्यूटोनिक्स. सो भैया से सुनते उनकी कहानी, उनके जुबानी. सो भैया